चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ राजनीति की बात करते हैं। समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को कुल 17 सीटों का ऑफर उत्तर प्रदेश में दिया। इंडिया अलायंस को लेकर जो लगातार, अब क्योंकि भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी उत्तर प्रदेश में पहुंच गई है, बार बार ये बात हो रही थी। अखिलेश यादव उन्होंने कहा हम जाएंगे भी, लेकिन आज उन्होंने एक अल्टीमेटम जरूर दे दिया और उससे एक बार फिर से कांग्रेस के साथ जो बाकी उनके घटक दल हैं, वो कितनी सुस्ती से कांग्रेस में काम हो रहा है वो सामने नजर आता है। अखिलेश यादव ने ऐसा सूत्र हमें बता रहे हैं कि 17 सीटों का ऑफर जो है वो कांग्रेस को दिया है। उनमें से कुछ सीटों को लेकर कांग्रेस को आपत्ति है, मतलब नंबर्स पर मोटा मोटा सहमति है, पर जगह पर आपत्ति है। कांग्रेस कुछ और जगहों से सीटें चाहती है। सूत्रों के मुताबिक जो सीटें समाजवादी पार्टी की तरफ से कांग्रेस को ऑफर की गई हैं, कांग्रेस आलाकमान उन सीटों को बदलकर कांग्रेस के मन मुताबिक सीटें मांग रहा है। इसी को लेकर अब तक गठबंधन का पूरी तरीके से अनाउंसमेंट नहीं हो पाया है। इसको लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में ठनी हुई है। कांग्रेस को आज समाजवादी पार्टी को जवाब देना है। अगर कांग्रेस अपनी सहमति दे देती है तो कल अखिलेश यादव रायबरेली में राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होंगे। अगर कांग्रेस आज शाम तक सहमति नहीं देती है तो अखिलेश यादव यात्रा से दूरी बनाकर रख सकते हैं। तो एक बार फिर मुश्किलें जो हैं वो इंडिया अलायंस की उत्तर प्रदेश में भी बढ़ती दिखाई पड़ रही हैं। अभी बातचीत चल रही है, कई दौर में बातचीत हो चुकी है, कई सूचियां उधर से आई, सूची इधर से भी गई। जिस समय सीटों का बंटवारा हो जाएगा, समाजवादी पार्टी उनके न्याय यात्रा में शामिल हो जाएगी। तो ये एक बड़ी चुनाव 2024 के चुनाव से पहले घटना है। अब इसका क्या असर पड़ेगा, कांग्रेस को क्या समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है। वैसे ही आरएलडी इंडिया गठबंधन से बाहर जा चुकी है। अगर अलग अलग लड़ेंगे तो शायद इसका सीधा फायदा बीजेपी को होता दिखाई पड़ेगा। लोकसभा चुनाव के लिए अब समाजवादी पार्टी ने इस वजह से अपनी दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी है। 11 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है, जिसमें मुख्तार अंसारी के भाई अफजल अंसारी को भी गाजीपुर से टिकट दिया गया है। अफजल अंसारी को वहां से उम्मीदवार बनाया गया। मेरे सहयोगी रणवीर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रणवीर, सबसे पहले मैं आपसे यह समझना चाहता हूं, ये दोनों जो घटनाएं हैं, मतलब एक तरीके से कांग्रेस को बिल्कुल एक कॉर्नर में धकेल दिया है अखिलेश यादव ने। या तो हमारी बात मानिए आज शाम तक, वरना अलायंस को टाटा बाय बाय हो जाएगा क्या? देखिए, राजनीति में तू डाल डाल में बात कुछ ऐसा ही कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में चल रहा है। क्योंकि पिछले महीने जब कांग्रेस दबाव में थी, ममता बनर्जी ने जवाब दे दिया, पंजाब से आम आदमी पार्टी ने जवाब दे दिया, नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए, तब कांग्रेस दबाव में थी और तब सपा ने पहली लिस्ट जारी करके बताया कि 11 सीटें कांग्रेस पार्टी को दी जाएंगी, जबकि बातचीत चल रही थी। उसके बाद बातचीत के आगे भी दौर चलते रहे और इस दौर के बीच में सूचियां इधर उधर होती रही। कांग्रेस कह रही थी हमें फलां सीट चाहिए, सपा कह रही थी हम आपको इतनी सीट दे सकते हैं। अब फाइनली समाजवादी पार्टी ने 17 सीटों का ऑफर कांग्रेस को दिया है। 11 पहले दे चुके थे, 6 और बढ़ाया है और वो 6 भी चूँकि आरएलडी हट गई है इसलिए बढ़ाया गया है। अब समाजवादी पार्टी को पता है कि कल राहुल गांधी रायबरेली आने वाले हैं और अगर अखिलेश यादव उस यात्रा में नहीं जाते हैं तो एक सीधा संदेश ये जाएगा कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी की राहें जुदा हो चुकी हैं। और इसीलिए आज सुबह सूत्रों ने ये बताया कि हमने 17 सीटें दे दी हैं। कांग्रेस को डिसाइड करना है और कांग्रेस को बताना है कि कौन कौन प्रत्याशी होंगे और अभी 11 प्रत्याशियों की सूची भी सामने आ गई है। रणवीर, एक छोटा सवाल मैं आपसे और जानना चाहता हूं। ये जो कांग्रेस को सूची अब जवाब देना है, पेंच कहां पर है? यानी कि 17 सीटों पर सहमति है, लेकिन कौन सी वो 17 सीटें होंगी इसको लेकर लड़ाई चल रही है। कौन कौन सी ऐसी सीटें हैं जिनको कांग्रेस चाहती है कि बदल दिया जाए? देखिए, जो सूची कांग्रेस की तरफ से आई है उसमें 20 से ज़्यादा सीटें हैं। सपा कह रही है हम साहब आपको 17 देंगे और 17 ये सीटें देंगे, जैसे देवरिया है, भदोई है, सहारनपुर है, झांसी है, कानपुर है, बनारस है, इस तरह की सीटें हैं। और कांग्रेस कह रही है जो हमको आप सीट बता रहे हैं हम उस पर राज़ी नहीं हैं, इन सीटों को बदल दीजिए। सीटों की संख्या पे राज़ी हो सकते हैं, लेकिन सीट कौन कौन सी होगी इसको लेकर के पेच फंसा हुआ है। आज राहुल गांधी अमेठी में है, मल्लिकार्जुन खड़गे भी उनके साथ में हैं
और संभव है कि दोनों बड़े नेताओं के बीच में बातचीत होगी और थोड़ी देर बाद यही जो सपा दफ्तर मेरे पीछे आपको दिख रहा है, इस सपा दफ्तर को एक संदेश चला जाएगा कि कांग्रेस राज़ी है या नहीं है। और अगर राज़ी हो जाते हैं तो कल अखिलेश यादव यहाँ से निकलेंगे, रायबरेली जाएंगे, 80 किलोमीटर दूर राहुल गांधी के साथ दिखेंगे और 2017 में जो दो लड़कों की जोड़ी घूम रही थी वही जोड़ी फिर से यूपी में दिखाई देगी। लेकिन अगर कांग्रेस ने कह दिया कि नहीं साहब, हम इन 17 पे इस चीज़ को लेके हमें आपत्ति है, तो अखिलेश यादव नहीं जाएंगे रायबरेली और एक संदेश उत्तर प्रदेश से भी जाएगा कि पहले आरएलडी अपना रास्ता अलग कर ली और अब सपा और कांग्रेस भी अलग होने की कगार पर हैं। तो इस तरह से राजनीति अपने शबाब पर है और अखिलेश यादव दबाव की पूरी राजनीति के तहत लिस्ट भी जारी कर रहे हैं और लिस्ट जारी करने के साथ साथ उन्होंने बता दिया है कि 17 चाहिए और जो जो हमने बताई है वो चाहिए, तो गठबंधन कीजिए, नहीं तो गठबंधन खत्म हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया रणवीर हमारे साथ जुड़ने के लिए। सीधा सीधा एक अल्टीमेटम कांग्रेस को दिया जा रहा है। हमारे साथ इस पर और बातचीत करने के लिए राशिद किदवई साहब जुड़ रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। हमारे साथ संजय सिंह जी जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और 2024 से पहले जो गतिविधियां हो रही हैं हर कैंप में उसमें बड़ी नज़र रखे हुए हैं। राशिद जी, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा, समाजवादी पार्टी क्या कर रही है? उससे अलग बात यह है कि ये दिखाई पड़ रहा है कि कांग्रेस का 2024 के चुनाव को लेकर से ज्यादा ध्यान राहुल गांधी की यात्रा पर लगा हुआ है। इसीलिए एक एक करके हर राज्य में ना तो वो अब तक अपनी सीट शेयरिंग को सॉलिड कर पाए हैं, ना तो किसी भी तरीके से गठबंधन की बातें जो हैं उसको अंतिम मोड़ तक ले आए हैं। अब घटक दल क्या करेंगे, कब तक इंतजार करेंगे? जी अंकित, देखिए, कांग्रेस का जो भारत जोड़ो यात्रा का जो उद्देश्य राहुल गांधी का था वो जनाधार बढ़ाना था, कि जहां के ऊपर जो कांग्रेस के वोट के अलावा जो उनको अतिरिक्त वोट मिले। और ये अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि वो उसमें कोई बढ़ोतरी का कोई इजाफा होने का कोई इम्कान है या नहीं है। दरअसल अलायंस के लिए गठबंधन का काम जो है वो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को करना है। और खड़गे जी क्या करते हैं कि हर को फैसला लेने से पहले वो राहुल गांधी या टीम राहुल गांधी की तरफ देखते हैं। और उसमें जो है जो केसी वेणुगोपाल जो कांग्रेस के संगठन के महामंत्री हैं, उनकी जिम्मेवारी बनती है कि उसमें सक्रिय हों। तो ये कांग्रेस में एक तरीके का खो खो अघोषित रूप से चलता रहता है। जो सदस्य हैं जो टिकट चाहते हैं वो ये कहते हैं कि साहब ये सीट हमें नहीं सूट करेगी, ये सीट सूट करेगी। दरअसल जो 5 मिनट का काम है वो अंकित, अब आपको थोड़ा अटपटा लगेगा लेकिन उसमें घंटों और दिन बीत जाते हैं। मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा कि ये जो असमंजस की स्थिति, अनिर्णय की स्थिति, ये इस तरफ ले जाए कि जो अखिलेश यादव हैं वो अपना फैसला भविष्य का खुद तय करें, यानी वो यात्रा में ना शामिल हो। क्योंकि राहुल गांधी के आसपास इर्द गिर्द जो लोग हैं उन्होंने राहुल गांधी को इस बात के लिए बिल्कुल एक तरीके से संतुष्ट कर दिया है, कन्विंस कर दिया है कि आपकी यात्रा गेम चेंजर है। ये सीट अलायंस वगैरह से इसमें 24 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम तो 29 का देख रहे हैं, 29 में आप देश के भावी प्रधानमंत्री होंगे। अब ये रणनीतिकार कह रहे हैं और जो नेता उसको मान रहा है, उस पर यकीन कर रहा है, ये सब उनके विवेक के ऊपर है। बिल्कुल सही बात है। और कहीं ना कहीं जब आप इतने दिनों से सड़कों पे होते हैं, खबरें आप भी देखते हैं, हर मीडिया इंटरेक्शन में आपसे यही पूछा जाता है पश्चिम बंगाल में आपका अलायंस नहीं बन पा रहा, बाकी जगह पे आपके अलायंस के लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। तो क्या इस वक्त राहुल गांधी को अपने अलायंस को सुदृढ़ करने के लिए संजय जी दिल्ली में नहीं होना चाहिए? एक नेता जिसको इतना बड़ा, जिसकी तरफ उसका खुद का पार्टी प्रेसिडेंट भी देख रहा है, और अगर आपकी बात इतनी मानी जाती है तो आपको तो इस समय अपने पावर सेंटर में होना चाहिए, आपको तो इस समय अपने वॉर रूम के अंदर होना चाहिए रणनीति तैयार करने के लिए। बीजेपी वहां 100 दिन का प्लान बना रही है, राहुल गांधी की यात्रा में कौन आएगा कौन नहीं आएगा, घटक दल जा रहे हैं, इसी पर चर्चा चल रही है। अंकित, आपने बहुत सही सवाल उठाया है। ये समय होता है जिस समय की पार्टी स्ट्रैटेजी पे काम करती है। जनसंपर्क का काम जो है वो पहले चलता है, या विधानसभा चुनाव के दौरान कई बार ये होता है कि जो उनके मुख्य नेता होते हैं वो जनसंपर्क का काम करते हैं और दूसरे लोग बाकी काम करते हैं, या वो उसके दौरान। लेकिन 2 हफ्ते बाद इलेक्शन का जो पोल का अनाउंसमेंट होना है, अगर राहुल गांधी के शेड्यूल को देखें तो वो अनाउंसमेंट के बाद उनका कहीं जाकर के हफ्ते 10 दिन के बाद वो उनका खत्म होगा। अब इस बीच में जितने तरह की घटनाएं कांग्रेस में हो रही है, या राहुल गांधी की ये वाली जो यात्रा है शुरू से जिंक्स चल रही है। वो जिस प्रदेश में जा रहे हैं, चाहे पहले तो मान लीजिए बीजेपी या एनडीए शासित प्रदेश थे, जब उन्होंने उसकी शुरुआत करी, मणिपुर से आसाम में गए, वहां अलग तरह की कहानी बन गई। लेकिन उसके बाद जब उन्होंने एंट्री ली वेस्ट बंगाल में, झारखंड में, बिहार में, अब उत्तर प्रदेश में, हर जगह से निगेटिव खबरें आ रही।
पार्टी के अंदर टूट हो रही है। अब कमलनाथ जैसे सीनियर एक व्यक्ति को लेकर के इतनी संभावित तरह की कहानियां चल रही हैं, इतनी तरह की अटकलें चल रही हैं, और अटकलें सिर्फ मतलब आसमानी हवाई अटकलें नहीं, जो इंदिरा गांधी के तीसरे बेटे कहे जाते थे, अलायंस को लेकर के इतने सारे इशू चल रहे हैं, उनको छोड़ करके पार्टी का पूरा ध्यान जो है एक राहुल गांधी का किस तरह से उसकी यात्रा को हम सफल बनाएं। और उस पे ऊपर ये है कि आप कहते हैं कि यात्रा पॉलिटिकल नहीं है, तो चुनाव के समय में वो पॉलिटिकल यात्रा कर नहीं रहे हैं। जो बातें कह रहे हैं उसमें कोई ठोस मतलब ऐसी कोई चीज निकल करके नहीं आ रही है जिसमें कि वो जनता को बहुत सा तरह से जागृत कर पाए, या मोदी जिन चीजों को उठा रहे हैं या भाजपा जिन चीजों को उठा रही है उसका जी। कोई काउंटर दे पाए। तो इसलिए आप ये सही बात करें, इस समय वो टाइम था जिस समय सारी कांग्रेस पार्टी का घोषित नेतृत्व तो राहुल गांधी के पास ही है, ये तो इस देश का हर बच्चा बच्चा जानता है। तो खरगे जी के माथे पे ये कहना कि खरगे डिसाइड करेंगे और खरगे वो करेंगे, वो राशिद के तो ऐसा ही कह रहे थे कि वो उनकी तरफ देखते हैं, फिर वो उनकी तरफ देखते हैं, फिर वो उनकी तरफ देखते हैं, तो फिर वो इनडिसीजन वाला एक भाव आ जाता है। और ये चुनाव के समय में, नरसिम्हा राव के समय में जो कहा गया था कि नॉट जी टेकिंग अ डिसीजन ऑल्सो अ डिसीजन, वो नहीं चल पाएगा। राशिद जी, लेकिन ये जो परेशानी है, क्योंकि मतलब कांग्रेस के साथ दिक्कत ये है, और जो कांग्रेस के समर्थक भी हैं वो भी इस परेशानी को बार बार जाहिर भी करते हैं कि देखिए गलतियों से सीख कब होगी। एक के बाद एक इस तरीके से अलायंस पार्टनर बिल्कुल एक सुर में ये बात कह रहे हैं कि कांग्रेस लटका रही है, कांग्रेस लटका रही है। पहले आपको 3 विधानसभा चुनाव, जो 5 विधानसभा चुनाव हुए दिसंबर तक, आपने कुछ नहीं करा क्योंकि आप चाहते थे कि वो जीत जाएं, उसके बाद आप एक अपर हैंड लेके जाएंगे। वहां आप हार गए, तुरंत लगा कि चलिए अब कुछ कांग्रेस जागेगी, कांग्रेस उसके बाद भारत जोड़ो न्याय यात्रा में लग गई। तो कांग्रेस में ऐसा क्या हो रहा है कि वो अपनी गलतियों से सीख नहीं पा रहे हैं? संवादहीनता। देखिए अंकित, हो ये रहा है कि जैसा हमारे मित्र संजय सिंह कह रहे थे कि लोगों को, कांग्रेस जन को उम्मीद है कि राहुल गांधी उनको एक सामने से लीड करके उनको रास्ता दिखाएंगे, 24 के चुनाव में भारी जीत दर्ज कराने का प्रयास करेंगे, संगठन करेंगे। दूसरी तरफ राहुल वो सब जिम्मेदारियों से बच रहे हैं, बचना चाहते हैं। जो 17 सीट्स की आप बात कर रहे हैं, राहुल गांधी उसकी बिल्कुल जिम्मेदारी लेने के इच्छुक नहीं है, कि उन्हें पता है कि 17 सीटों में से हो सकता है कि कांग्रेस उसमें 2 सीटें ही जीत पाए या 2 भी ना जीत पाए, और उसमें कहेंगे कि राहुल गांधी ने पूरा ये अलायंस करा और ये राहुल गांधी की वजह से हार गए। वो इतने 2000 जो उनके कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे राहुल गांधी, करीब 1.5 साल के तकरीबन रहे थे, 1.5-2 साल, वो इस चीज को लेकर के उनमें बड़ी कटुता है और निराशा भी है। वो बिल्कुल इस किस्म की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। अब कांग्रेस जन जो है वो उससे छोड़ना नहीं चाहते। जो कांग्रेस का पूरा ताना बाना है 10 जनपद का, तमाम हर चीज जी में कहा जाता है कि राहुल गांधी फैसला लेंगे, और राहुल गांधी की जय जयकार भी हो रही है। बड़ा एक अजीब सा समय है वहां, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते कि दो लोग बिल्कुल अलग अलग वेवलेंथ के ऊपर सोच रहे हैं, और उसी की वजह बिल्कुल। से हमें ये नजर आ रहा है। तो इसलिए इस समय बेहतर ये होगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो है कड़ा मन करके वो तमाम फैसले ले, और वो इस तरह को इधर दाएं बाएं देखना, डायरेक्शन लेना, स्वीकृति लेना बंद करे। और जो ओनरशिप लेनी अलायंस के पड़ेगी जो किसी घटक को। दल है, सपा वगैरह, वो भी उनको बाध्य बिल्कुल करे कि आप अध्यक्ष है, आप फैसले लीजिए। किसी को तो निर्णय लेना होगा। बिल्कुल। वरना संजय जी, अंत में मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि ठीक है, हम कांग्रेस के ऊपर चर्चा कर ही रहे हैं, और राहुल गांधी और जिस तरीके से अभी अल्टीमेटम कांग्रेस को मिला हुआ है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन है, क्या अगर ये साथ में नहीं लड़ते हैं तो और कितना ज्यादा फायदा बीजेपी को होता दिखाई पड़ रहा है? क्योंकि गठबंधन साथ में आने के बाद भी ऐसा तो कोई प्रेडिक्शन कर नहीं रहा है कि कांटे की टक्कर हो जाएगी और 50-50 मामला हो जाएगा। देखिए, आपने शुरू में आपने या वहाँ संवाददाता ने यूपी के लड़के की बात कही थी। 2017 का चुनाव वही यूपी के लड़कों पे हुआ था। यूपी को ये साथ पसंद है, और क्या हुआ था नतीजा हम जानते हैं। जो सपा और कांग्रेस का गठबंधन है वो मूल रूप से अमेठी और रायबरेली में काम करता है। चाहे गठबंधन था या गठबंधन नहीं भी था, जिस समय नहीं भी था अघोषित सपोर्ट सपा की तरफ से मुलायम सिंह के समय से भी था। आप जाइए तो वहां लोग कहते थे कि कुछ भी हो, मुलायम सिंह यादव यहाँ पे बिजली उजली देते हैं। लेकिन पिछली बार का जो नतीजा है अमेठी का, जैसे आज राहुल गांधी को अमेठी, देखिए फर्क क्या राजनीति का पड़ता है। अमेठी में राहुल गांधी यात्रा करते हुए, मतलब हाथ हिलाते हुए या कहीं कुछ बोलते हुए वहां से निकल जाएंगे। स्मृति ईरानी वहां बैठ करके कोई अलग तरह का जनसंपर्क करेंगे जिसमें वो पब्लिक ग्रीवांसेस को सुन रही। तो ये एक फर्क पड़ जाता है। ये हाथ हिलाकर मतलब निकलने की राजनीति से
मुझे लगता है पूरी राजनीतिक व्यवस्था जो है वो दूर हो गई। अखिलेश यादव जी। की विडंबना यह है कि जब वो गठबंधन करते हैं तो गठबंधन जो जिसके साथ करते हैं वो मजबूत हो जाता है। आरएलडी के साथ देखिए, आरएलडी मतलब बिल्कुल हाशिए पे थी, पिछले बार उनका गठबंधन हुआ तो इस बार मतलब वहां पे पहुंच गया जहां बीजेपी उनके साथ फिर से गठबंधन कर रही है। या बी बसपा के साथ वो फायदा हुआ। या पिछले बार भी जब यूपी के लड़के वो साथ आए थे तो कांग्रेस को थोड़ा फायदा हुआ था, और उसके बाद वाले चुनाव में कांग्रेस 2 पे पहुंच गई। तो ये मतलब सपा की भी, अखिलेश यादव की भी एक विडंबना वाली स्थिति है। इससे कोई बहुत ज्यादा लाभांश होगा कांग्रेस को या सपा को, मुझे नहीं लगता। दोनों ही मुस्लिम वोट मतलब को अखिलेश यादव के लिए सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि उनके पास कोई ऐसा घटक दल नहीं है जो उनके हाथ मजबूत करे, बल्कि वही अपने कमजोर जो घटक दल हैं उनके हाथ मजबूत करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने यही दूध का जला वाली सिचुएशन बीएसपी के साथ भी देखी और आरएलडी के साथ भी उनके साथ बिल्कुल यही सिचुएशन हुई। अब कांग्रेस के साथ क्या बनता है, आज शाम तक उम्मीद कर रहे हैं कि शायद कुछ ना कुछ फैसला इस पे आएगा। रशीद जी, संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जो उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई एक और खबर जरा है बता देता हूं आपको। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने एनडीटीवी से साफ कहा है कि सपा में वो अब नहीं रहेंगे। कुछ दिन पहले उन्होंने महासचिव के पद से इस्तीफा दे दिया था और वो नई पार्टी के ऐलान को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा 22 फरवरी को दिल्ली में कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में आगे की रणनीति तय होगी। उन्होंने क्या कहा, सुनवाते हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में चर्चा है, नई पार्टी बना रहे हैं। स्वामी जी, नई पार्टी बना रहे हैं, इस तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं, नाराजगी किस बात पे है और ये कितनी सही बात है? देखिए, जो मैंने अपने इस्तीफे का पत्र भेजा था 13 फरवरी को, सभी बातें बहुत ही स्पष्ट रूप से उसमें उल्लिखित। मेरे पत्र को गए 1 हफ्ते हो गए, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अभी तक उस विषय पर बात भी नहीं किए हैं। तो स्वाभाविक रूप से मैं घुटघुट की राजनीति कभी किया नहीं हूँ। अब मैंने सब कुछ अब कार्यकर्ताओं पर छोड़ दिया हूँ। अखिलेश जी कह रहे हैं जब लाभ लेना था तो लोग आते हैं और जब सही टाइम आता है काम करने का तो चले जाते हैं। अभी थोड़ी देर पहले बात हुई। अब अखिलेश जी कौन सा लाभ दे दिए? अखिलेश जी को लाभ मैंने दिया। मेरे आने से उनका वोट 6% लगभग बढ़ा है। जो सत्ता में रहने पर भी इतना वोट नहीं पाए थे, 45 विधायक की उनकी हैसियत थी, आज 110-11 विधायक मैंने उनको दिया है। उन्होंने भी मुझको कुछ नहीं दिया, और जो दिया भी है उसमें मैंने अपमान ही झेले हैं। एक राष्ट्रीय महासचिव ऐसा भी है जिसका बयान हमेशा पार्टी का होता है, और एक राष्ट्रीय महासचिव मैं भी था जिसका बयान हमेशा निजी हो जाता है। तो भेदभावपूर्ण पद पर रहने का औचित्य क्या था? क्या नाम होगा आपकी नई पार्टी का? अभी कार्यकर्ता तय करेंगे, आपस में बात करके तय कर लेंगे। राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी, जो भी होगा मैं 22 तारीख को डिक्लेयर कर दूँगा। तो ये मान लिया जाए कि अब आप समाजवादी पार्टी में नहीं है? भाई, जब अभी तक वार्ता नहीं हुई है, ताली दोनों हाथ से बजती है, एक हाथ से नहीं। अगर अभी भी बात कर लें अखिलेश जी तो रह जाएंगे? अब बहुत देर हो गई है, अब मैंने निर्णय कार्यक्रम छोड़ दिया। चलिए छोटा सा एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले आपको बता दें, एनडीटीवी में आज शाम 7 बजे से एक नया कार्यक्रम शुरू हो रहा है। खबर पक्की है। विकास भदौरिया हमारे नए सहयोगी इस कार्यक्रम को शाम 7 बजे एनडीटीवी इंडिया पर प्रस्तुत करेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले अमेठी में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। एक तरफ जहां अमेठी के पूर्व सांसद राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ अमेठी पहुंच रहे हैं, वहीं केंद्रीय मंत्री और अभी अमेठी की सांसद स्मृति ईरानी भी आज अपने 4 दिन के दौरे पे अमेठी में हैं। आज स्मृति ईरानी स्थानीय लोगों के बीच में जनसंवाद किया और साथ ही साथ नए आवास के गृह प्रवेश में भी शामिल रही। इधर राहुल गांधी गौरीगंज कस्बे में पद यात्रा कर बाबूगंज में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। फिलहाल दोनों बड़े नेताओं के एक साथ अमेठी में होने के बाद सियासत जो है वो बढ़ गई है। अटकलें फिर तेज हैं। क्या 2024 में 2019 की तरह एक बार फिर राहुल गांधी और स्मृति ईरानी आमने सामने होंगे?
जैसे मैंने आपको बताया था, अमेठी में आज राहुल गांधी और स्मृति ईरानी दोनों आज अमेठी में है। राहुल गांधी का पूर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी, स्मृति ईरानी की अभी की कॉन्स्टिट्यूएंसी। अमेठी में आमने सामने राहुल गांधी स्मृति ईरानी। एनडीटीवी से स्मृति ईरानी ने कहा 2019 में राहुल गांधी ने अमेठी को छोड़ दिया था, जब अमेठी ने उन्हें छोड़ दिया है। आज अमेठी में स्मृति ईरानी जी और राहुल गांधी दोनों के दोनों यहाँ पर मौजूद हैं। बहुत ही दोनों पॉलिटिकल हैवीवेट्स यहाँ पर मौजूद है। लेकिन हम सबसे पहले स्मृति ईरानी जी से बात करेंगे। मैम, यहाँ पे आज राहुल गांधी की यात्रा निकली अमेठी में, जो आपका संसदीय क्षेत्र अब है, जो पहले कभी उनका था। आपको क्या कहना है उसको? मुझे लगता है अमेठी की सुनी सड़कें बयान कर रही हैं कि अमेठी को राहुल गांधी के बारे में क्या लगता है। 2019 में उन्होंने अमेठी को छोड़ दिया था, आज अमेठी ने उनको छोड़ दिया है। ये साफ संकेत आपको मिल गया है। तो इससे ये संकेत, मतलब इस बात से ये क्लियर है कि 2024 में भी राहुल गांधी यहाँ से नहीं जीत पाएंगे? मैं नहीं जानती, मैं इतना ही कहूँगी, अगर उनको इतना कॉन्फिडेंस है अपनी काबिलियत पर तो बिना वायनाड भागे वो मात्र और मात्र अमेठी से मात्र कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़कर दिखा दें। अगर हम लोग मैम चुनाव की, अब हम लोग स्मृति जी हम लोग बात कर ही रहे हैं, रायबरेली की सीट से अब सोनिया गांधी जी अब नहीं लड़ेंगी, अब बात हो रही है कि प्रियंका गांधी लड़ेंगी। तो क्या अब रायबरेली से भी कोई बीजेपी अपना वहां पे कदम जमा सकती है, या फिर? ये तो पार्लियामेंट्री बोर्ड आपको बताएगी कि प्रतिनिधि रायबरेली से कौन होगा। मैंने कुछ दिन पहले दिल्ली में एक प्रेस वार्ता में कहा था रायबरेली में भूचाल आने वाला है। किसी ने कभी ये कल्पना नहीं की थी कि रायबरेली की सीट गांधी खानदान स्वेच्छा से छोड़ देगी। हार का ये पहला संकेत है। लेकिन आज से 3 साल पहले मैं दिशा कमेटी की चेयरपर्सन जब रायबरेली में बनी, तब निश्चित रूप से जनता को ये भी समझ में आया कि अमेठी के सांसद रायबरेली की सांसद की अनुपस्थिति में भी जितनी मदद रायबरेली की हो सकती है उतना कर रही है। वो इसलिए भी क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार और मोदी सरकार की जो डबल इंजन की कैपेसिटी है, उसका सानिध्य, उसका सहयोग रायबरेली की जनता को मिल पाए। कहीं ना कहीं जनता के मन में भी ये प्रश्न था कि अगर गांधी परिवार के पास इतना समय है कि वो हर राज्य में जाएं, छुट्टी पे भी जाएं, तो फिर रायबरेली के लिए जहां से जनप्रतिनिधि चुना गया था गांधी परिवार का, उनके लिए उन्होंने समय क्यों नहीं बिताया, विशेषतः कोविड की परिस्थिति में जब वो जूझ रहे थे। जब हम लोग इस बारे में बात ही कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में जब यात्रा है, साथ ही साथ अखिलेश यादव भी जुड़ने वाले थे, लेकिन अभी तक उस बात पे उन्होंने कहा कि जब तक सीट शेयरिंग फाइनल नहीं होती है तब तक नहीं जुड़ेंगे। और अब उन्होंने अपने उन पे टिप्पणी नहीं कर सकती क्योंकि उनकी अलायंस का विषय है। मैं इतना ही कहूँगी कि उनकी अपनी अलायंस को राहुल गांधी की काबिलियत पर भरोसा नहीं है, वरना वो राहुल गांधी को अलायंस का नेता घोषित कर सकते थे। और जहाँ तक कि मुझे लगता है अमेठी लोकसभा क्षेत्र का विषय है, मैं पूर्णतः आश्वस्त हूँ कि अमेठी लोकसभा क्षेत्र ने गत 5 वर्षों में डबल इंजन की सरकार, सांसद, संसद, सरकार का जो समन्वय का सहयोग यहाँ पर देखा है, उसके चलते पुनः भारतीय जनता पार्टी की इस सीट से जीत होगी। शराब घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के सामने पेश नहीं हुए। ईडी ने केजरीवाल को आज पेश होने के लिए समन जारी किए थे। ईडी की ओर से केजरीवाल को जारी किया गया 6ठा समन था। इससे पहले 5 समन में भी अरविंद केजरीवाल शामिल नहीं हुए। आम आदमी पार्टी ने फिर से दोहराया है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के समन गैरकानूनी है। पार्टी को यह भी कहना है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के समन की वैधता का मामला अब कोर्ट में है, इसलिए अब ईडी को कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। 5 समन पर अरविंद केजरीवाल पेश नहीं होने के बाद इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने राउज एवेन्यू कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इस पर कोर्ट ने केजरीवाल को पेश होने के लिए कहा था। केजरीवाल ने मीडिया कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेशी की थी और अगले 16 मार्च को अब इसकी अगली सुनवाई होनी है। अभी के लिए सवाल इंडिया का मैं इतना ही। आज एक बार फिर याद दिला दें, शाम 7 बजे से एक नया शो खबर पक्की है एनडीटीवी इंडिया पर शुरू हो रहा है। 7 बजे हमारे सहयोगी विकास भदौरिया के साथ देखना भूलें।